हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और ये है चैप्टर नंबर 2 की कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा दौर जहां पर बॉर्डरलेस इकोनॉमी की शुरुआत हुई, एक ऐसा दौर जहां से एक दुनिया ने करवट बदली और नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स से सबने सीख ली थी। कुवैत जो क्राइसिस था, कुवैत का वॉर जो हुआ था और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हुआ था, इसके बाद भी लोगों को लगा कि यार वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसीलिए अब साथ मिलकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। सभी को समझ में आ रहा था कि यार ग्लोबली जब हम सब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी हर कोई आगे बढ़ पाएगा और वॉर्स जैसी सिचुएशन से बच भी पाएगा। कहीं ना कहीं अब हमें एज एनिमी नेशन एक दूसरे को नहीं देखना है, बट एज राइवल हमें देखना है एक दूसरे को और कहीं ना कहीं कंपटीशन की दुनिया में अपने आप को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने कई अलग अलग बातें देखी हैं। आज इस नए चैप्टर में कुछ की कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालेंगे जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, we have studied the changes that took place in the world after 1991. We read about the changes that took place in Eastern Europe in 1989. The Kuwait crisis of 1990 and disintegration of Soviet Union in 91. ये दो प्रमुख ऐसे कारण थे जिनकी वजह से कोल्ड वॉर समाप्त हुआ और अमेरिका जो था वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आया, जहां से सुपर पावर की बनने की उनकी शुरुआत हुई। After the disintegration of Soviet Union, two terms came to be used: post-Soviet world order and post-Cold War era. ये दो चीजें जो थी, दो टर्म्स जो थे वो बार बार यूज किए जाने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका का दबदबा अब दुनिया भर में था। All these three terms focused on political and security situation that evolved after 1991. दोस्तों, in the early 1990s, another term started to be used और ये नया टर्म था globalization. जी हाँ, unlike the earlier terms, the term globalization was broader based. It included the nature of economic, ideological, political, technological, social, and cultural changes that took place in the world after 1991. Today, we use the term globalization to describe the post-Cold War era. यानी कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर की समाप्ति और ग्लोबल दुनिया का एक बहुत बड़ा शुरुआत था। What is globalization? चलिए इसे डीप में और डिटेल में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन, ये आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है। When we talk about globalization, we say that The world has become more interconnected. अब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज मुंबई का आदमी दुबई में जाकर के नौकरियां कर सकता है, वहां की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं चाइना से बिजनेस यहां पर होता है, व्यापार इंडिया में होता है। कहीं ना कहीं इंडियंस जो हैं कई बार चाइना जाते हैं अपने व्यापार संबंधित कामकाजों से रिलेटेड, कई लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं। ऐसी अलग अलग गतिविधियां जो हैं इंटरकनेक्टेड होने लगी हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होने लगे हैं और इससे इंटरकनेक्टिविटी बढ़ी है। टेक्नोलॉजिकल developments have helped this interconnectivity. For example, online applications can be made for admission to any college or university abroad. Similarly, mobile calls or WhatsApp messages can be made from any part of the world to your friends and family. कहीं ना कहीं ये सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ने की वजह से काफी आसान हुआ है, slowly and steadily interconnected होना। Changes have taken place in economies and trade as well. यानी कहीं ना कहीं व्यापार भी आसान हुआ है। Indian fruits and flowers are exported to Europe and America. Various consumer goods from Europe, America और China are available in the Indian market. तो ये सारी गतिविधियां पॉसिबल हो पाई हैं only and only because of globalization. दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक बॉर्डरलेस इकोनॉमी की शुरुआत हुई है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि अब कोई दायरे नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। हाँ, फिजिकल बॉर्डर्स जरूर हैं, लेकिन ट्रेड बैरियर्स नहीं हैं। अब वो रुकावटें नहीं हैं जो पहले व्यापारिक के संबंध में हुआ करती थी। दोस्तों, देयर आर वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट दिस चेंज। वन आर्ग्यूमेंट इज दैट
While interconnectedness has increased, the importance of the state structure has not declined. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब क्या है इसका कि भले ही हम इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे राष्ट्र को भूल जाएं, हम हमारे स्टेट के स्ट्रक्चर को डिक्लाइन करें। हम अपनी स्ट्रक्चर को याद रखते हुए, उसको मजबूत बनाते हुए इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। इनफैक्ट the concept of nationalism is still very much alive. Some feel that economics and technology are key factors that have brought the world together. They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of state is now being challenged. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं भले ही ऐसा लगता हो कि यार अब तो हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा चाइना से हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, या कई बार हम ये भी कहते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सोवर्निटी, हमारी आज़ादी, हमारा इंडिपेंडेंट, हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, हमारे जो कानून का तौर तरीके हैं, ये इतने मजबूत हैं कि ये अपने देश को वाकई में सोवरेन नेशन, independent nation बनाए रखते हैं। There are others who give importance to the civil society and non-state actors as well. According to them, social movements cut across state boundaries and focus on humanitarian problems of the people. यानी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग आंदोलनों के जरिए, सोशल मूवमेंट्स के जरिए ह्यूमैनिटेरियन जो मुद्दे हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनको भी संभालने का, उनको भी जिंदा रखने का काम करती हैं। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और कुछ इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड बात करते हैं। लेट अस लुक एट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन ईच ऑफ दीज एरियाज सेपरेटली। वी विल आल्सो सी हाउ दीज चेंजेस हैव अफेक्टेड इंडिया। वी आर गोइंग टू सी the changes in these areas separately only for academic convenience। हम सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए और हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ही यहाँ पर बातें करने वाले हैं। In reality all these areas are interconnected only। This means that political or economic change will affect society and culture वाइस वर्सा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज इकोनॉमिक इश्यूज के साथ। जी हाँ, बात जब आती है इकोनॉमिक इश्यूज की, तो यानी ये पैसे से रिलेटेड इश्यूज हैं जो एक देश को देश को कहीं ना कहीं लागू होते हैं और कहीं ना कहीं देश को बहुत ज्यादा ये लपेटे में भी ले लेते हैं। कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है हर देश के लिए फाइनेंस कैपिटल का होना, और यही जो है ये इसे इंटरकनेक्टेड बनाता है। दोस्तों, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी आगे नहीं चल सकता, फिर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, बहुत जरूरी है कि देश को पैसा मिलता रहे। इंडस्ट्रीज नीड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स हेल्प टू बिल्ड इंडस्ट्रीज एज दे प्रोवाइड फाइनेंस। कहीं ना कहीं पैसा जो है ये खून पसीने की तरह है, कहीं ना कहीं ये एक ब्लड है, हार्ट एंड सोल है बिजनेस का। इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय बोथ, सरकार भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है, द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। टुडे You may have read about how Indian companies are investing in foreign countries। कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही बड़ी दुख की बात है, दर्द की बात है। कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि इंडियन कंपनीज जो हैं अब वो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन ये गर्व की बात है कि यार हमारी टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां अब विदेशों में भी जा रही हैं। हमारे यहाँ कई विदेशी कंपनियां आते जा रही हैं और उससे लोकल्स को जरूर खतरा होता है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ये दुख की बात है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि यार हमारे कई बड़े कंपनीज हैं जो जबरदस्त तरीके से बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज लाइक टाटा, रिलायंस एक्सेट्रा हैव इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वेरियस इंडस्ट्रीज इन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एंड अदर प्लेसेस। इससे ये साबित होता है कि ग्लोबलाइजेशन ने फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल लाया है। आसानी से पैसा जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। इन गवर्नमेंट कंपनीज लाइक ओएनजीसी हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। ओएनजीसी जैसी हमारी सरकारी संस्थाओं ने भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। सिमिलरली अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एज वेल। कई चाइना की कंपनी, जापान की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियों ने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स किए। These investments take place in both infrastructural sector and consumer sector. Foreign companies have invested in building airports, nuclear power plants, etc. in India. They have also invested in consumer foods chains like McDonald's, Burger King, Pizza Hut, etc. ये consumer goods हैं जो हमें डायरेक्टली नजर आती हैं ये कंपनियां। ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में भी कई फॉरेन कंट्रीज के कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है।
अगर 1990s के पहले की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट काफी रेयर थे, ना के बराबर थे। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये दौर जो है नया शुरू हुआ है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़े हैं। There used to be several governmental rules that made investments difficult. This has now changed. अब बदलाव आ चुका है। This change is looked at as a free flow of finance capital. This capital flows both ways from India to foreign countries and from foreign countries to India. तो कहीं ना कहीं भाई दोनों हाथों से ताली बजती है। इन्वेस्टमेंट हमारे देश से बाहर भी जाता है तो बाहर के देशों से हमारे देश में भी आता है। बात करें इंडिया की तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट नीड्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। हमें तो बहुत जरूरत है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की इन इंडस्ट्री फॉर इट्स डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं खेती प्रधान देश तो हम हैं ही, उसमें तो हम विकास कर ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करें। देयर आर लिमिटेशंस टू डोमेस्टिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, देयरफॉर foreign investment is always welcome, but we must also remember that this investment in the infrastructure sector is more important than that in the consumer sector. Real development will take place with the building of communication networks through road, rail, water and air travel. कहीं ना कहीं ये असली डेवलपमेंट है जिसमें जरूर पैसे की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर की डेवलपमेंट की जरूरत है। और इंडिया धीरे धीरे से, अगर हम बुलेट ट्रेन वगैरह का उदाहरण लें, जहाँ जापान ने हमें लोन देकर के कोशिश की है कि हमारे यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन जबरदस्त सा बने, ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, ये फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल लाते हैं। यहाँ पर कई उदाहरण के पिक्चर्स भी आपको नजर आएंगे, जैसे टाटा जैगुआर लैंड रोवर इन यूके, इसके अलावा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वियतनाम। तो इस प्रकार से हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ। एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया के अंदर और यहाँ नेस्ले का ऑफिस इंडिया के अंदर। तो इस तरह से बाहर से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हमारे यहाँ से भी कई लोग फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं तो यहां पर जो पॉइंट निकल करके आता है वो है चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। व्यापार की जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो बदली है। कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत ज्यादा सुविधाएं, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सरलता भी आई है। पहले बहुत रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, रुकावटें हुआ करती थी, लेकिन 1990s के बाद ट्रेड का कॉन्सेप्ट बदला जरूर है। यहां पर एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर सकता है और यही तो बड़ी बात है। इसी की वजह से तो यार छूट मिलती है, आसानी से हम जो है रिलैक्सेशन के साथ व्यापार कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, इंटरनेशनल ट्रेड वाज गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर गैट्स। गैट्स का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये याद कर लीजिएगा, जरूर एग्जाम में आ सकता है, सिंस 1948। तो दोस्तों गैट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एन अग्रीमेंट अमॉन्ग्स नेशन रिगार्डिंग ट्रेड। जो भी देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं वो इस अग्रीमेंट के तहत व्यापार किया करते थे। लेकिन इन 1995 गैट वाज रिप्लेस्ड बाय द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 के बाद 95 में गैट को रिप्लेस किया। जी हाँ, रिप्लेस किया ताकि इससे बेहतर कुछ हो सके। WTO is an international body whose purpose is to promote free trade by persuading countries to abolish import tariffs and other barriers. WTO का हालांकि काम ही ये था कि वो इंटरनेशनल बॉडी के रूप में अपना फर्ज निभाए और देशों को परसुएड करे, मोटिवेट करे कि आपस में सारे टेरिफ्स यानी टैक्सेशन, बैरियर्स, रुकावटें, इनको हटा करके व्यापार अच्छे से करें, व्यापार संबंध अच्छे बनाएं। The WTO is the only international agency overseeing the rules of international trade. It promotes free trade agreements, settles trade disputes between governments and organizes trade negotiations. तो इस प्रकार से WTO की अक्सर ये कोशिश रही है कि इंटरनेशनल एजेंसी के रूप में ट्रेड बैरियर्स को हटाए, रुकावटों को दूर करे, दो देशों के बीच में जितने अच्छे व्यापारिक संबंध हो सकें, आर्थिक संबंध हो सकें, उसे बनाने की कोशिश करे। Trade is normally done in commodities. These can be commodities like iron ore, coal, oil or such perishable commodities like fruits, flowers, seeds, etc. अक्सर इन्हीं का व्यापार जो है देशों के बीच में देखने मिलता है। In 1990s the scope of term trade widened, बढ़ गया भाई, और बहुत जबरदस्त चीजों का व्यापार होने लगा। आज हर चीज पे जो है व्यापार होता है। आसाम की चाय यहाँ से जाती है विदेशों में, यहाँ से रत्नागिरी के हापुस आम जाते हैं, तो कई अलग अलग चीजें, मसाले इंडिया के फेमस हैं वो भी बाहर जाते हैं। तो अलग अलग चीजों का आज जो है ट्रेड होने लगा है। Thus
banking, insurance, etc. were services, and they were also looked at as matters in which trade can be done. Today we talk of trade and intellectual property. This includes copyrights, trademarks, patents, एक्सेट्रा। तो आज भैया बदल गई है परिभाषा ट्रेड की, और इस आज की वीडियो में हमने गौर फरमाया दोस्तों पूरे शांति से व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और क्या इकोनॉमिक इश्यूज थे जिसे हमने स्लोली एंड स्टडीली 1990s के बाद पूरी तरह से आसानी से सुलझा लिया। जी हाँ, हमने फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल पढ़ा दोस्तों, और साथ ही साथ दूसरे में पॉइंट के अंदर हमने चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड पे नजर डाला। बढ़ेंगे आगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको इतना जो पार्ट है इस चैप्टर का समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो जरूर जितना भी मैंने बताया है आपको रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।